प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम एपिसोड की शुरुआत में 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे साइंस का अध्याय उतक। हम इस अध्याय का चौथा भाग देखेंगे आज, और साथ ही उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। साथ ही हम 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे फिजिक्स का अध्याय समतल में गति। इस अध्याय का भी हम आज चौथा भाग देखेंगे और फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है ऊतक भाग 4। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि जंतु ऊतक का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हम पढ़ेंगे कि जंतु ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पौधों और मनुष्य में काफी सारे अंतर होते हैं। जैसे कि मनुष्य चल सकते हैं, खा सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन पौधे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है, जबकि पौधों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। मनुष्य में अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं और विकास हर हिस्से में होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पादप ऊतक और दूसरा होता है जंतु ऊतक। दोस्तों, पादप ऊतक के बारे में और उनके प्रकारों के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। चलिए अब जंतु ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, जंतु ऊतक के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा होता है पेशीय ऊतक और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एपिथेलियमी ऊतक और संयोजी ऊतक के ही बारे में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिथेलियमी ऊतक के बारे में। एपिथेलियमी ऊतक कोशिका की एकल परत से मिलकर बनता है। इसमें रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ये सभी अंगों का आवरण करता है, जैसे कि त्वचा, मुंह का अस्तर आदि। गुर्दा नालिकाएं, रक्त वाहिकाएं का अस्तर इन्हीं ऊतक से मिलकर बनता है। दोस्तों, एपिथेलियमी ऊतक के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है शल्की, दूसरा होता है घनाकार, तीसरा होता है स्तंभाकार और चौथा होता है स्तरित शल्की। सबसे पहले हम शल्की के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, शल्की ऊतक नाक, मुंह, एल्वियोली जैसी गुहाओं का अस्तर बनाते हैं। ये रक्त वाहिकाओं, जीभ और त्वचा का आवरण करते हैं। ये फर्श पर टाइल की तरह कोशिकाओं को अंत तक व्यवस्थित करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इनमें एक एक कोशिका टाइल की तरह जुड़ी हुई है, जिसे शल्की ऊतक कहते हैं। शल्की ऊतक की बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर हमारी त्वचा बनाती हैं, और ये बहुत सारे लेयर्स इसलिए जुड़ती हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर की दूसरी लेयर बाकियों को नुकसान से बचा सके। दूसरा है घनाकार। इसकी कोशिका आकार में घनीभूत होती है। यह गुर्दे, थायराइड पुटिकाओं और ग्रंथियों में पाया जाता है। घनाकार यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह चित्र घनाकार को दर्शाता है। यह जर्मिनल एपिथेलियमी को भी बनाता है, जैसे कि वृषण और अंडाशय।
तीसरा है स्तंभाकार। यह स्तंभ की तरह संरचना होती है। यह पेट की परत को बनाता है और छोटी आंत और बड़ी आंत को भी बनाता है। यह चित्र स्तंभाकार को दर्शाता है। यह एक धागे की तरह स्तंभाकार सतह पर मौजूद होते हैं, जो कि मदद करते हैं हमारे शरीर के लिए जरूरत चीजों को सोखने के लिए। चौथा है स्तरित शल्की। यह परतों में व्यवस्थित स्तरित एपिथेलियम में से मिलकर बनता है। यह गर्भाशय और अन्न प्रणाली में भी पाया जाता है। यह चित्र स्तरित शल्की को दर्शाता है। जब शल्की ऊतक की बहुत सारी परतें आपस में उलझी हुई होती हैं, तो यह स्तरित शल्की कहलाती हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इस चित्र में बहुत सी शल्की ऊतक की परतें आपस में उलझी हुई हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। कोशिकाएं व्यापक रूप में फैली होती हैं संयोजी ऊतक में। इनका कार्य विभिन्न अंगों को सहायता प्रदान करना होता है और जोड़ना भी होता है। संयोजी ऊतक के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एरियोलर ऊतक, दूसरा होता है एडिपोस, तीसरा होता है कंकाल और चौथा होता है तरल पदार्थ। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एरियोलर के बारे में। यह अंगों के अंदर रिक्त स्थान को भरता है। ये त्वचा, मांसपेशियों, नसों, रक्त वाहिकाओं के आसपास अस्थित मज्जा में पाया जाता है। यह चित्र एरियोलर को दर्शाता है। दूसरा है एडिपोस। यह त्वचा के नीचे हृदय और मस्तिष्क के आसपास नेत्र गोलक के नीचे पाया जाता है। यह इंसुलेटर की तरह काम करता है और शरीर से गर्मी के नुकसान को रोकता है। जैसे सर्दियों में हमें कंबल की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में ऐसे बहुत से अंग हैं जिन्हें गर्मी की जरूरत होती है। तो जो एडिपोस ऊतक है वह हमारे शरीर से गर्मी को जाने नहीं देता, मतलब ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। यह चित्र एडिपोस ऊतक को दर्शाता है। तीसरा है कंकाल। यह हड्डी, लिगामेंट, कंडरा, उपास्थि से बना होता है। हड्डी फ्रेम का कार्य करती है जो शरीर को समर्थन देते हैं। हड्डी हमारे शरीर के लिए एक ढांचा बनाती है। ये बिल्कुल भी लचीली नहीं होती, मतलब ये मुड़ नहीं सकती है। यह कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। लिगामेंट 2 हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। यह बिल्कुल रेशेदार होता है और बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। उपास्थि प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है। यह नाक, कान, स्वर अंतर में मौजूद होती है। यह बहुत ही कम सख्त होती है दूसरी हड्डियों से। जैसे कि अगर आप अपने कान को थोड़ा सा मोड़ के देखें तो यह आसानी से मुड़ जाती है। चौथा है तरल पदार्थ। इन्हें रक्त कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। रक्त कई पदार्थों जैसे कि गैस, हार्मोन आदि के परिवहन में मदद करता है। रक्त में प्लाज्मा होता है, जिनमें लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स होते हैं। लाल रक्त कोशिका लाल रंग की होती है, जो कि हेमोग्लोबिन मतलब रक्त को बनाने के लिए मदद करती है। सफेद रक्त कोशिका सफेद रंग की होती है। यह हमारे शरीर को नुकसानदेह बीमारियों या जीवाणुओं से बचाती है। प्लेटलेट्स यह रक्त का थक्का बनाने में काम आते हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं भी लग जाए तो एकदम से वहां पर रक्त का थक्का बन जाता है, तो यह काम प्लेटलेट्स द्वारा संपन्न होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि जंतु ऊतक क्या है और हमने सीखा कि जंतु ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि पेशीय ऊतक क्या होते हैं और तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं।
दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज के पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। कौन सा ऊतक पेट की परत बनाता है? घनाकार, स्तंभाकार, शल्की, स्तरित शल्की। गर्भाशय और अन्न प्रणाली में कौन सा ऊतक पाया जाता है? घनाकार, स्तरित शल्की, स्तंभाकार, शल्की। एडिपोज ऊतक संयोजी ऊतक में कहाँ पाया जाता है? दिमाग, दिल, नेत्र गोलक, ऊपर दिए गए सभी। उपास्थि कहाँ पाया जाता है? नाक, बाल, टांगे, हाथ। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संयोजी ऊतक नहीं है? एडिपोज, तरल पदार्थ, कंकाल, स्तंभाकार। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय समतल में गति भाग 4। तो अध्याय शुरू करने से पहले हम एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम अपना पिछला टॉपिक जारी रखेंगे, जो कि है विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों का योग। और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्थिति तथा विस्थापन सदिश। तो आइए शुरू करते हैं। विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों का योग। जैसा कि आपने पढ़ा है कि इस विधि के अंतर्गत हम दो सदिश के योग के लिए उनके घटकों का योग लेते हैं और परिणामी घटक से हमें परिणामी सदिश मिलता है। तो इस केस को हम 3 आयाम में देखेंगे, मतलब 3 डायमेंशंस में। यहां पर हमने 3 सदिश के योग को दिखाया है, जो कि है सदिश A प्लस सदिश B प्लस सदिश C बराबर AX प्लस BX प्लस CX I कैप प्लस AY प्लस BY प्लस CY J कैप प्लस AZ प्लस BZ प्लस CZ K कैप। यहां पर हम AX प्लस BX प्लस CX को एक अकेले चर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह। तो यहां पर हम लिखते हैं Rx बराबर AX प्लस BX प्लस CX। इसी प्रकार हम लिखते हैं Ry बराबर AY प्लस BY प्लस CY। और इसी तरह Rz बराबर AZ प्लस BZ प्लस CZ। और इस तरह हमें नई समीकरण मिलती है। वेक्टर R बराबर Rx I कैप प्लस Ry J कैप प्लस Rz K कैप। अब इस समीकरण को अगर हम पहली समीकरण से कंपेयर करें तो हमें मिलता है सदिश R बराबर सदिश A प्लस सदिश B प्लस सदिश C। और इस प्रकार विश्लेषणात्मक विधि द्वारा हमें A, B तथा C सदिश का योग प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हमारे पास एक सदिश A है जिसका मान है 12 I कैप माइनस 4 J कैप। साथ ही एक सदिश B है जिसका मान है 2 I कैप प्लस 8 J कैप। अब हमें इन दोनों सदिश का योग विश्लेषणात्मक विधि द्वारा ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले इसको इस तरह लिखते हैं, सदिश A प्लस सदिश B बराबर सदिश R। अब हम R के घटक का मान ज्ञात करते हैं। घटक को इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट्स। तो Rx का मान होगा AX प्लस BX। और इसी प्रकार यहां पर हम मान रखते हैं, जो कि है 12 प्लस 2, जिससे हमें मिलता है 14। और इसी तरह Ry का मान होता है AY प्लस BY। अब हम यहाँ पर AY और BY के मान रखते हैं, जो कि इस तरह से हैं। तो इससे हमें मिलता है -4 प्लस 8 बराबर +4। और इस तरह हम सदिश R को लिख सकते हैं
rx i कैप प्लस ry j कैप। अब इस समीकरण में हम rx तथा ry के मान रखते हैं, जिससे हमें मिलता है सदिश r बराबर 14 i कैप प्लस 4 j कैप। और इस तरह विश्लेषणात्मक विधि द्वारा हम दो सदिश का योग प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और दो सदिश के योग के परिणामी सदिश का परिमाण कोण के रूप में ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हम दो सदिश लेते हैं, जिसमें पहला सदिश इस प्रकार है सदिश a तथा दूसरा सदिश इस प्रकार है जो कि है सदिश b। अब इन दोनों सदिश का प्रयोग करके हम यहाँ समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, जो कि इस तरह से होता है। अब इस चतुर्भुज में वेक्टर a और वेक्टर b के योग का परिणामी सदिश हम इस तरह विकर्ण द्वारा दिखा सकते हैं, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम मानते हैं सदिश a तथा सदिश b के बीच का कोण थीटा है। अब सदिश r के परिमाण का मान थीटा के टर्म्स में ज्ञात करने के लिए हम सदिश a को कुछ आगे बढ़ा देते हैं, जो कि इस तरह से है, और साथ ही इस पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं। अब हम इस चतुर्भुज के लिए डिफाइन करते हैं यहां पर बिंदु m, n, q, o और p। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा त्रिभुज m, q और o एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें m, q, o कोण 90 डिग्री है। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, जिसमें हम लिखते हैं mq स्क्वायर प्लस qo स्क्वायर इज इक्वल टू mo स्क्वायर। अब हम यहां पर इनकी वैल्यू लिखते हैं, जो कि है mq के लिए वेक्टर a मतलब सदिश a प्लस सदिश b cos थीटा। इसी प्रकार qo के लिए लिखते हैं सदिश b sin थीटा, और इसी तरह mo के लिए लिखते हैं सदिश r। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसका हल देखते हैं। तो इस समीकरण को हम खोल के इस तरह लिख सकते हैं, जहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस जगह b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर है। इस तरह यहां पर हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की टर्म मिलती है, जिसका मान होता है 1। तो इसलिए हम इस समीकरण का हल अब आगे इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि है a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो इस तरह हम परिणामी सदिश का परिमाण इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जो कि है r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर, और ये हमारा परिणामी सदिश का परिमाण होता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और परिणामी सदिश तथा क्षैतिज अक्ष के बीच के कोण का संबंध देखते हैं। इसके लिए हम ये फिगर लेते हैं, जहां पर हम परिणामी सदिश जो कि MO है, इसका कोण क्षैतिज अक्ष से लेते हैं, जिसे अल्फा से दिखाया गया है। इस कोण का संबंध हम इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं, जो है tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, जहां पर आप लिख सकते हैं अल्फा बराबर tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके लिए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में हमारे पास दो सदिश के परिमाण हैं, जिसमें पहला है सदिश a जिसका परिमाण है 6 तथा दूसरा सदिश है b जिसका परिमाण है 8, और हमें इन दोनों सदिश के बीच का कोण ज्ञात है, जिसका मान है थीटा बराबर 30 डिग्री। अब हमें इनका प्रयोग करके इनका परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। यहां पर a और b सदिश a तथा b के परिमाण हैं। तो चलिए हम यहां पर a, b और थीटा के मान रखते हैं, जिससे हमें मिलता है r बराबर अंडर रूट
6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 cos 30 प्लस 8 स्क्वायर, जिससे हमें मान मिलता है 13.53। और इस तरह हम इस सूत्र का प्रयोग करके परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्थिति तथा विस्थापन सदिश पर नजर डालते हैं। एक समतल में स्थित किसी कण का x y निर्देशांक के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया गया है। जो समीकरण है, सदिश r बराबर x i कैप प्लस y j कैप। तो आइए इसे ग्राफ से देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x तथा y अक्ष है और किसी कण की x अक्ष के लिए दूरी इस तरह से और y अक्ष के लिए दूरी इस तरह से है। अब कण की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों रेखाओं को विस्थापित करते हैं, जिससे हमें अंतिम बिंदु इस तरह से मिलता है और यही बिंदु हमारा स्थिति को दर्शाता है, जिसे हमने लाल रंग के वेक्टर से दिखाया है। इस वेक्टर के क्षैतिज अक्ष के घटक को x i कैप से डिनोट करते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष के लिए y j कैप से। तो चलिए आगे चलते हैं और विस्थापन सदिश के ऊपर नजर डालते हैं। इसके लिए भी हम x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं, जहां पर हम मानते हैं कोई कण इस पाथ में गति कर रहा है, जिसकी प्रारंभिक स्थिति इस पॉइंट पर और अंतिम स्थिति इस बिंदु पर थी, जिनके नाम है A तथा B, जिसके लिए हम प्रारंभिक स्थिति सदिश इस प्रकार खींच सकते हैं, जो है वेक्टर r1 मतलब सदिश r1, और अंतिम स्थिति सदिश इस तरह से, जो है सदिश r2। अब जैसा कि आप जानते हैं, विस्थापन प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की मिनिमम दूरी होती है, इसलिए हम विस्थापन को इस ब्लैक कलर के एरो से डिनोट कर सकते हैं, जिसका नाम है सदिश r। अब यदि हम यहाँ पर सदिश योग के त्रिभुज नियम से देखें तो हम लिख सकते हैं सदिश r बराबर सदिश r2 माइनस सदिश r1, जहां सदिश r विस्थापन सदिश है। अब अगर हम यहाँ r2 और r1 को i कैप तथा j कैप के घटकों में लिखें तो हम इस समीकरण को इस तरह लिख सकते हैं, जिससे हमें मिलता है सदिश r बराबर x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, जहां पर हम x2 माइनस x1 को डेल्टा x तथा y2 माइनस y1 को डेल्टा y लिख सकते हैं। यहां पर डेल्टा x हम ग्राफ में इस तरह दिखा सकते हैं और इसी प्रकार हम ग्राफ में डेल्टा y को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह हमें विस्थापन सदिश ज्ञात हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों का योग, जिसको हमने 3 आयाम के लिए पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा स्थिति सदिश के बारे में तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा विस्थापन सदिश के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वेग तथा त्वरण के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसी समतल में एक समान त्वरण से गति के बारे में तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे 2 विमाओं में आपेक्षिक वेग के बारे में। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि डिजिसात के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा साइंस का अध्याय ऊतक, और फिर 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा फिजिक्स का अध्याय समतल में गति। चलिए अब हम देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे सोशल साइंस का अध्याय जलवायु।
और 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री का अध्याय परमाणु की संरचना। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की जो अभी हमने देखी, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप ये एपिसोड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर DigiSat इकोवेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।